11 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे अस्सी घाट बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। इसकी वजह चित्रा नहीं थी, वो तो तुरंत ही तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने ही वॉशरूम में कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया था। खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा ही बोली कि पागल हो क्या, ऑटो से चलते हैं। दौड़ते भागते दोनों घाट पर पहुंचे। चित्रा ने पहले से ही एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे ही दोनों नाव में बैठे, एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने पूरी नाव बुक की हुई थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को 2-4 बनारसी गालियां भी दी, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को चलने दिया जाए। सर, आप जानते नहीं है कि पापा हैंडपंप है, कितना अंदर है और कितना बाहर है कुछ पता नहीं, कि पहले भी मेरे बहुत कस्टमर खराब कर चुका है। बाबा ने तुरंत बोला जय भोलेनाथ और बोलकर आसमान की ओर देखने लगे। नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था। वो दोबारा बोला, सब जितनी देर ये बाबा भांग पीते हैं उतनी देर होश में रहते हैं। जैसे ही नाव चल के घाट से थोड़ी दूर आई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी बेटा बेटी जो मांगना है गंगा जी से मांग लीजिए। चित्रा बोली, रिटायरमेंट मांग लो। यह सुनकर नाव वाला बोला, अभी तो भैया की नौकरी नहीं होगी, क्या दीदी आप अभी से रिटायरमेंट मांगने लगी। यह सुनकर सुदीप ने नाव में पड़ा एक कंकड़ उठाकर गंगा में फेंकते हुए कहा, एक अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूँ। यह बोलकर सुदीप ने आंख बंद कर ली। नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आंखें बंद नहीं की है। वो बोला, दीदी आप भी सच्चे मन से कुछ भी मांग लीजिए, गंगा मैया सदियों से देती आ रही हैं। उधर बाबा ये सब कुछ देखकर चुप थे। सुदीप ने आंखें खोलकर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए। बाबा के हाथ में मंजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुदीप की ओर से चेहरा हटाकर आसमान की ओर देखने लगे और 2-3 मिनट के बाद सुनाना शुरू किया। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा, ये धूम धड़ाका साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जावेगा, मौकूफ हुआ जब अन्न और जल, घर बार अटारी चौपरी, क्या खाका तनसुख मसलन, क्या चिलमन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पलंग और रंग महल, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मग्न हो गए थे जैसे सीधा भोलेनाथ से कांटेक्ट हो गया हो। बाबा सुनाने के बाद जब चुप हुए तो चित्रा ने पूछा, बाबा आप जो सुना रहे थे वो कबीरदास का है ना। बाबा गुस्सा होते हुए बोले, नजीर अकबराबादी नाम का बहुत बड़ा शायर हुआ था, वो भी कबीर था। तुझ में मुझ में इस लड़के में सबके अंदर कबीर है बेटी। इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछ ना कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा वाली लाइन पूरी तरह से चिपक गई थी। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। बाबा जब नाव से उतर के जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपये कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा ने मंजीरा बचाया और सुदीप के कान के पास आकर धीरे से बोले, जय भोलेनाथ, परेशान मत हो, जितना लुटाएगा उतना ही आनंद आएगा, तू कबीर है कबीर। सुदीप ने और भी कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ दी। रेत कुछ देर तक उड़ती हुई नदी के रेत में जा मिली। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर यह पहचानना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत गिरी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नजरों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने और फिर से रेत में मिल जाने के हजारों मतलब हो सकते थे। जैसे कि हर आदमी एक दिन रेत ही बन जाएगा, रेत जिसमें बैठकर लोग जिंदगी के बारे में बातें करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब भी नहीं मिला था। नाव वाला बोला, क्या सर ये कुछ भी बोलता है, आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे।
सुदीप ने भी यही बात कही, पागल हो क्या, कोई इतने पैसे ऐसे उड़ाता है, इससे अच्छा तुम किसी अनाथालय में दे दिए होते। चित्रा या प्लीज। सुदीप ने चित्रा को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सूरज अब तक ठीक से उग चुका था। सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसीलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा। नाव वाले ने बताया कि करीब 7:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर हो गई, सुदीप बोला। बनारस में किसी चीज के लिए कभी देर नहीं होती, चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा। देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए। छोड़ो यार, तुम भी कहाँ इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए। नहीं बताना। अरे बताओ। बोला तो नहीं बताना। ऐसे कैसे नहीं बताना, बताओ। सुदीप के बार बार पूछने पर चित्रा ने आखिर बता ही दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हो, मेरी किताबें लाखों में बिके, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आए, न्यूज़ रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट चित्रा पाठक को कोई अवॉइड नहीं कर पाए। तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस फेस 3 सेलिब्रिटी होना चाहती हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो इसमें रोने की क्या बात है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पिछले 3 साल से एक किताब पूरी नहीं कर पाई। जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें, एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी, बड़ी राइटर हो जाओगी तो भूल तो नहीं जाओगी ना, सुदीप ने कहा। वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। चित्रा और सुदीप ठहाका मार के हंस पड़े। नाव थोड़ी देर तक घाट के पास होते हुए वहीं लौट आई जहां से शुरू हुई थी। घाट आ चुका था। चलो, कुल्हड़ वाली चाय पिलाओ, एक भी पैसा नहीं है जेब में। चित्रा ने 2 कुल्हड़ चाय ली और वहीं सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। चित्रा अपनी कहानी का अंत ढूंढ चुकी थी और सुदीप अपनी कहानी की शुरुआत। चित्रा ने कुल्हड़ की चाय को खत्म करते हुए कहा, कुल्हड़ वाली चाय जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, छुट्टियाँ भी। तुम्हारा अपडेट तो मुझे अखबारों से मिलता रहेगा। हाँ पक्का। तुम भी अपनी किताब खत्म करना तो बताना। पक्का बताऊंगी। कब मुलाकात होगी अब, सुदीप ने पूछा। सुदीप ने यह सवाल क्यों पूछा होगा, इसकी एक ही वजह समझ में आती है। सुदीप अगर रात में चित्रा के सामने रोया नहीं होता तो शायद वह यह सवाल नहीं पूछता। कुछ भी हो, अगर कोई लड़का किसी लड़की के सामने रो देता है तो वो सामने वाले के करीब अपने आप आ जाता है। लड़कियों के साथ भी शायद ऐसा होता हो। साथ रोने, साथ हंसने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। चित्रा ने कहा, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ होगा। मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। नहीं, मत करना, चित्रा ने दूसरी कुल्हड़ वाली चाय लेते हुए कहा। लेकिन फिर उसके बाद जोड़ा, हाँ अगर किसी दिन बहुत उदास होना तो कॉल करना। तुम उदास होगी तो क्या करोगी। मुझे मालूम है तुम बिजी हो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। यह वह पल था जब सुदीप को पहली बार अपनी जिंदगी से नफरत हुई। क्यों था वो इतना बिजी, क्यों उसके पास किसी भी चीज के लिए बहुत कम टाइम था, क्यों उसको अपने 35 साल होने की जल्दी थी। हम लाइफ में इतना बिजी होकर ही क्या ही उखाड़ ले रहे हैं। लाइफ में अगर कुछ उखाड़ लेने लायक है तो वो है फुर्सत। यह वह पल था जिसमें सुदीप को कोई बड़ा फैसला लेना था। तुम्हारा जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना, मैं आने की कोशिश करूंगा। देखो करोड़पति इंसान, एक कुल्हड़ वाली चाय का इतना बड़ा एहसान मत मानो। वैसे भी मेरी लाइफ तो हैपनिंग होने वाली है। तुम्हारा कभी रोने का मन करे तो तुम कॉल कर लेना, ठीक है। यह घटिया सी तसल्ली जब भी तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूँ, शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है करने को, फिर भी आदमी अकेला हो जाता है। प्यार की कहानियाँ इसलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती है, क्योंकि उनके अंत में उम्मीद हो ना हो लेकिन शुरुआत में एक सुई की नोक जितनी उम्मीद से होती है। चले, चित्रा और सुदीप ने एक साथ कहा। थोड़ी देर में दोनों ने साथ साथ सुना। सुदीप ने अपनी सबसे छोटी उंगली से चित्रा की सबसे छोटी उंगली को गले लगाया।
दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुईं, थोड़ा सा रोईं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से पूछा, अब कब मिलना होगा? सुदीप की उंगली ने कहा, पता नहीं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली को ऊपर से नीचे तक छूकर कहा, पता करके बताओ। कोई किसी को छोटी उंगली जितना भर भी सही से छू ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाए। छूना जब केवल छूने के लिए हो, कहीं पहुंचने के लिए नहीं। जब शरीर एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाएं। तन की धूल साफ करने के लिए दुनिया में कितना कुछ है। मन की धूल की दुनिया में कोई औकात नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि साल में कम से कम एक बार मिले? सुदीप ने पूछा। बहुत ही खराब आइडिया है, चित्रा ने कहा। 2 बार साल में? उससे भी खराब प्लान है, चित्रा ने कहा। छोटी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई दास थीं। गंगा बनारस तक आते आते ठहर जाती है ताकि उसके पड़ोस में बैठे लोग भी ठहर सकें। हम तब मिलेंगे जब या तो बहुत खुश हो या फिर बहुत उदास हो, चित्रा ने कहा। ऐसे तो शायद कभी मिलना ही ना हो। प्लान नहीं करते हैं सुदीप, मिलना होगा तो मिल लेंगे। चलो ये भी ठीक है। फ्लाइट कितने बजे है तुम्हारी? 5:30। और तुम्हारी? 6 बजे। चलो एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट साथ चलते हैं, मैं तुम्हें होटल से ले लूँगा। तुम मुंबई जा रहे हो? हाँ, तुम बोलो तो दिल्ली से होते हुए चला जाऊँ। फ्लर्ट तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। चित्रा घाट से उठ गई। दोनों वहाँ से चल दिए। पास पड़ा कुल्हड़ कूड़ेदान में छलांग लगा कर टूट गया और टूट कर दोनों कुल्हड़ एक हो गए। गंगा जी ने दोनों को 80 से जाते हुए देखा। पिजेरिया के होटल ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आंख मारी। 11 अक्टूबर 2010 शाम 4:30 बजे बनारस एयरपोर्ट। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।